पहले हमने देखा था एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसी घातक बारिश बनी जो इंसानों की मौत का कारण बन गई। उस बारिश में भीगते ही लोग दर्द से तड़प तड़प कर मरने लगे। सिर्फ 2 दिन में बारिश और वायरस ने मिलकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया। अब बचे हुए लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का शिकार करने लगे थे। इसी बर्बाद हो चुकी दुनिया में एक लड़की सिमोन अपने छोटे भाई रैस्मस के साथ 8 साल से बंकर में छिपकर रह रही थी, लेकिन अब उनका खाना खत्म हो चुका था और वहीं से अब ये कहानी रेन 2 शुरू होती है। सिमोन और रैस्मस जैसे ही बंकर से बाहर निकलते हैं, कुछ हंटर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते सिमोन अपने भाई से अलग हो जाती है। काफी कोशिश के बाद वो उन हंटर से पीछा छुड़ाकर एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो बहुत कमजोर और बीमार हालत में जमीन पर पड़ा होता है। आसमान में काले बादल छा चुके थे और तेज बारिश आने ही वाली थी। सिमोन जानती थी अगर बारिश में भीग गए तो दोनों कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे बच्चे को उठाती है और पास की एक बिल्डिंग में ले जाती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि बच्चा भूख से परेशान होकर कुछ पेन किलर गोलियां खा रहा है। ये देखकर सिमोन का दिल पिघल जाता है। वो अपने बैग से थोड़ा खाना निकालती है और बच्चे को खाने के लिए दे देती है। थोड़ी देर बाद वही बच्चा का पिता अंदर आता है। जैसे ही वो अपने बेटे को खाना खाते हुए देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिमोन का बार बार शुक्रिया करता है। फिर वो आदमी बताता है कि अगर उसके बेटे की हालत इतनी खराब ना होती तो वो बहुत पहले ही इस टाउन को छोड़ चुका होता। वो सिमोन को चेतावनी देता है कि ये जगह बहुत खतरनाक लोगों से भरी हुई है और उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। असल में उस टाउन में एक डॉक्टर रहता था जो लोगों का इलाज करता था और वही आदमी अपने बेटे का इलाज उसी डॉक्टर से करवाता था। सिमोन ये सुनकर उसे थोड़ा और खाना दे देती है ताकि वो कुछ दिन और गुजारा कर सके। वो कहती है कि जैसे ही बच्चा ठीक हो जाए वो लोग यहाँ से चले जाएं। वो आदमी दिल से सिमोन को धन्यवाद देता है। बारिश रुकने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है कुछ भूखे लोग उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे के हाथ में खाना देखकर वो उन पे टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में पिता और बेटे दोनों की हत्या कर देते हैं। ये सब देखकर सिमोन डर जाती है और किसी तरह वहां से भागकर एक पुरानी बेकरी में पहुंचती है जहां उसके बाकी साथी छिपे हुए थे। लेकिन तभी एक आदमी अंदर घुसता है और रैस्मस की गर्दन पर चाकू रख देता है। वो बाकी सबसे सारा खाना मांगता है। सभी डर जाते हैं। इसी बीच पीछे से मार्टिन और पैट्रिक अंदर आते हैं और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रैस्मस की जान बच जाती है। बियाट्रिस और बाकी सब मार्टिन और पैट्रिक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे। असल में बियाट्रिस के जाने के बाद से मार्टिन बहुत बेचैन था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन तभी वो आदमी जो रैस्मस को पकड़कर खड़ा था अपनी जान बचाने के लिए रैस्मस को चाकू मार देता है और भाग जाता है। सब डर जाते हैं और रैस्मस को संभालने लगते हैं। सिमोन बताती है कि पास में एक बंकर है जहां उसका इलाज किया जा सकता है। सब मिलकर रैस्मस को एक शॉपिंग कार्ट में डालते हैं और उस बंकर की ओर निकल पड़ते हैं। पर जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बंकर का दरवाजा पहले से टूटा होता है और अंदर का सारा खाना और सामान गायब होता है। अब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था और रैस्मस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मार्टिन जल्दी से उसके घाव पर डक्ट टेप लगाता है ताकि खून रुक जाए। जब रैस्मस सो जाता है तो मार्टिन उसे मैप दिखाता है। वो बताता है कि टाउन की सीमा के पास एक बड़ी वॉल बनाई गई है जो पहले नहीं थी। शायद वो जगह अब क्वारंटीन जोन बना दी गई है। मार्टिन कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस क्वारंटीन जोन के बाहर जाना होगा। सिमोन को लगता है कि मार्टिन सही कह रहा है, लेकिन उससे पहले उसे अपने भाई को ठीक करना था और अपने पिता को ढूंढना था। इसलिए वो कहती है कि पहले उस डॉक्टर के घर चला जाए जो एक पुराने ब्रिज के पार था। वो ब्रिज बहुत खतरनाक इलाका था क्योंकि वहां हंटर्स का कब्जा था। सिमोन और बाकी सब एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार सिमोन जानबूझकर भागते हुए ब्रिज की तरफ जाती है ताकि हंटर्स का ध्यान उसकी ओर जाए। ड्रोन्स उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और हंटर्स उसके पीछे भाग पड़ते हैं। सिमोन उन्हें दौड़ते दौड़ते एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहां पहले से मार्टिन और बाकी सब छिपे हुए थे। जैसे ही हंटर्स अंदर आते हैं, मार्टिन और उसकी टीम उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन उनसे पूछता है कि उनके बाकी साथी कहाँ हैं और उनका बेस कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। मार्टिन गुस्से में आकर उन्हें मारने का फैसला करता है। सिमोन को यह देखकर बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि मार्टिन किसी की जान न ले। तभी जीन नोटिस करता है कि एक हंटर के हाथ पर एक अजीब सा टैटू बना है। वो टैटू देखते ही जीन का चेहरा बदल जाता है। वो बस इतना कहता है, इन्हें खत्म कर दो, और चुपचाप बाहर चला जाता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते कि जीन ने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर बाद मार्टिन बाकी सबको बाहर भेज देता है और तभी 3 गोलियों की आवाज आती है। सब समझ जाते हैं कि मार्टिन ने उन हंटर्स को मार दिया है। थोड़ी देर बाद मार्टिन बाहर आता है और कहता है कि सब जीप में बैठ जाओ। वे डॉक्टर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सबका मूड भारी था क्योंकि मार्टिन का हिंसक स्वभाव अब सबको खटकने लगा था। सबसे ज्यादा परेशान जीन था क्योंकि उसे उस टैटू वाले आदमी की याद सता रही थी।
कहानी यहीं से पीछे चली जाती है। कई साल पहले जब जीन ने पहली बार उस मौत वाली बारिश से जान बचाई थी, वो कई दिनों तक बिना खाना और पानी के भटकता रहा, कमजोरी से गिर पड़ा। तभी एक लड़की उसे देखती है और अपने घर ले जाती है। उसके घर में पूरा परिवार रहता था। वे लोग जीन का ख्याल रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और अपने साथ रहने को कहते हैं। जीन जो अकेलापन झेल रहा था, खुश होकर मान जाता है। कुछ दिन बाद उसे लगता है कि अब जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन एक दिन हंटर्स की गाड़ियों की आवाज आती है। लड़की का पिता सबको संभालता है और जीन को अपनी बेटी के साथ एक शेड में छिपा देता है। बाहर गोलियों की आवाजें आती हैं। हंटर्स उस आदमी की पत्नी को मार देते हैं और फिर उसे भी। जीन सब कुछ देखता है और नोटिस करता है कि एक हंटर के हाथ पर वही टैटू बना है। लड़की अपने पिता की चीख सुनकर जोर से चिल्ला देती है, लेकिन जीन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि दोनों पकड़े न जाएं। जब हंटर्स चले जाते हैं और जीन उसका मुंह छोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि वो लड़की अब सांस नहीं ले रही। यही वजह थी कि फैक्ट्री में टैटू देखकर जीन ने उन लोगों को मरवाने का फैसला किया। इसके बाद जीन अपने अंदर टूट जाता है। वो उस पिता और बेटी को इज्जत से दफन करता है और खुद को खत्म करने की सोचता है। तभी वहाँ लिया और बेatrice आती हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। सब डॉक्टर के घर पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे घर होने की वजह से उसे ढूंढना मुश्किल होता है। ड्रोन्स की मदद से वे उसका घर ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, डॉक्टर गन लेकर बाहर आती है और सबको निशाने पर ले लेती है। सिमोन किसी तरह उसे शांत करती है और अपने भाई की हालत दिखाती है। डॉक्टर मदद करने को मान जाती है और रैस्मस को अंदर ले जाकर उसके घाव पर टांके लगाती है। अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। बातों बातों में सिमोन को पता चलता है कि उस डॉक्टर का भी एक पति और 2 बेटियां थी, लेकिन पहली बारिश के वक्त वो सब मर गए थे। तब से वो अकेली रह गई और अब जो भी मदद मांगता है वो उसकी मदद करती है। सिमोन भी उसे अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में बताती है। ये सुनकर डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो सिमोन और बाकी सबको अपने घर के पास बने एक पुराने बंकर में ले जाती है। वो बंकर बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिमोन और उसका भाई पहले रहते थे। ये साफ था कि डॉक्टर पहले फ्रेडरिक की कंपनी में ही काम करती थी। अंदर जाकर डॉक्टर रैस्मस को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है। उसी वक्त सिमोन उससे फ्रेडरिक के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसे ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर सिमोन हैरान रह जाती है, क्योंकि फ्रेडरिक तो कंपनी के सबसे पुराने वैज्ञानिकों में से एक थे। सब लोग उन्हें जानते थे, तो फिर ये डॉक्टर झूठ क्यों बोल रही थी? सिमोन सच्चाई जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर गुस्से में बताती है कि उसे फ्रेडरिक से नफरत है। दरअसल फ्रेडरिक के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये रेन वायरस फैला था, जिसने डॉक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया था, और अब वो सिमोन और रैस्मस दोनों को इस बंकर में लाकर मारने वाली थी। ये सुनकर सिमोन के तो होश ही उड़ गए। वहीं बाहर मार्टिन और बाकी सब बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो हंटर्स थे, वही लोग जिन्हें सिमोन ने जिंदा छोड़ने की बात की थी। ये देखकर जीन गुस्से में आ जाता है और गन उठाकर सीधे उस टैटू वाले बंदे को मार देता है। बाकी सब उसे तुरंत गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन भी फायर करने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है, क्योंकि उनके पास लोगों की गिनती कम थी और हंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया और बाद में जीन को बचाने का प्लान बनाया। पैट्रिक और मार्टिन तुरंत सिमोन और रैस्मस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्द ही वो उस बंकर तक पहुंच जाते हैं जहां सिमोन किसी तरह डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक मजबूर होकर उसे शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं मर जाती है। उसके बाद सब लोग फिर से किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पैट्रिक मार्टिन से नाराज होकर कहता है कि अगर उसने उन हंटर्स को जिंदा नहीं छोड़ा होता तो आज जीन उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात का पछतावा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रात में जब सब आराम कर रहे होते हैं, सिमोन मार्टिन के पास आती है और कहती है कि गलती उसकी भी थी। अगर उसने मार्टिन को उन लोगों को छोड़ने को नहीं कहा होता तो शायद जीन आज जिंदा होता। मार्टिन उसे माफ कर देता है और दोनों तय करते हैं कि अब से हर कोई अपने अपने तरीके से जिएगा, क्योंकि इस टूटे हुए संसार में भरोसा और इंसानियत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब वे लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी आसमान में काले बादल छा गए। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। सब घबरा गए और किसी शेल्टर की तलाश करने लगे, लेकिन आसपास कोई भी सुरक्षित जगह नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि अगर बारिश शुरू हुई तो शायद अब वो सब जिंदा नहीं बचेंगे। तभी मार्टिन को एक पुराना मैंशन महल दिखता है। वो सबको वहां ले जाता है ताकि बारिश से बचा जा सके, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अचानक कुछ अजनबी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मार्टिन तुरंत गन निकालता है, लेकिन वो लोग डरते नहीं
तभी उनका लीडर एलेक्स सामने आता है और कहता है, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि मदद करने आए हैं। कोई और रास्ता न होने के कारण वे सब एलेक्स के साथ उसके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग रहते हैं। सबके पास खाना भी है, पानी भी, और सब खुश नजर आते हैं। एलेक्स उन्हें एक कमरा देता है ताकि वे आराम कर सकें। मार्टिन और बाकी सब थोड़ा डरते हुए अंदर जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह कैरन आती है, जो उस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। वो मुस्कुराते हुए सबको बाथरूम की ओर ले जाती है ताकि वे नहा सकें। रास्ते में सिमोन और पैट्रिक देखते हैं कि कैरन और बाकी लोग अपने बैकयार्ड में ही सब्जियां उगा रहे हैं। कैरन उन्हें एक टमाटर खाने के लिए देती है। सबको डर था कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो कैरन खुद वो टमाटर खाकर दिखाती है। जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वो सबको नहाने के लिए पानी दिखाती है, लेकिन क्योंकि पानी टॉक्सिक हो सकता था, कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता। कैरन फिर खुद पानी में उतरती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी मजे से नहाने लगते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन को अभी भी इन लोगों पर भरोसा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बुरे समय में इनके पास इतना ताजा खाना, पानी और मांस आखिर आ कहां से रहा था। वो अकेले ही पूरे मैंशन का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। काफी देर तक देखने के बाद कुछ नहीं दिखता। वो वापस आता है और बाकी सबको डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखता है। ये देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। वो सीधे एलेक्स के पास जाकर पूछता है कि इतने बुरे समय में जब जानवर भी नहीं बचे तो तुम्हारे पास इतना ताजा मीट कहां से आता है। एलेक्स बस मुस्कुराकर कहता है, हम बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम पर भरोसा करो। लेकिन मार्टिन को उसकी बात झूठी लगती है। वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर जाता है, जहां से उसे मांस कटने की आवाजें आती हैं। वो दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने ही वाला होता है कि एक वर्कर आ जाता है। मार्टिन झट से बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा था और ऊपर लौट आता है। ऊपर जाकर वो सब कुछ सिमोन को बताता है। उसके मुताबिक ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन सिमोन अभी भी रेस्मस को ठीक करवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। वो मार्टिन से थोड़ी देर रुकने को कहती है और रेस्मस को लेकर मैंशन में काम करने वाले डॉक्टर हेडी के पास चली जाती है। हेडी को जब सिमोन और रेस्मस के बारे में पता चलता है तो वो उसे एक एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाने का सुझाव देता है। वो सिरिंज निकालता है, लेकिन सिमोन उसे देखते ही चौंक जाती है। वो सिरिंज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस फीमेल डॉक्टर ने रेस्मस को लगाने की कोशिश की थी। सिमोन तुरंत उसे रोक देती है। हेडी कुछ पल को रुकता है, फिर सिमोन की बात मानकर सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन देता है। इलाज खत्म होने के बाद सिमोन चुपके से वही सिरिंज चुरा लेती है। जब वो उसे पिछली सिरिंज से मिलाती है तो दोनों पर एक ही कंपनी का लोगो होता है, वही कंपनी जिसमें सिमोन का पिता फ्रेडरिक काम करता था। अब सिमोन के मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। वो सीधे हेडी के पास जाकर फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। सिमोन को अब यकीन हो चुका था कि इस वायरस के फैलने के पीछे उसी कंपनी का हाथ है। हेडी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स आ जाता है। सिमोन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद सिमोन बाकी सबके पास लौटती है और सब कुछ मार्टिन को बता देती है। मार्टिन का शक अब पक्का हो चुका था। वो वहां से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन सिमोन किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि इन लोगों और उसके पिता की कंपनी में क्या रिश्ता है। बाकी सबको वहां का माहौल अच्छा लग रहा था। लिया तो धीरे धीरे कैरन से बहुत घुल मिल गई थी। कैरन ने अपनी बेटी को पहली बारिश में खो दिया था और लिया को अब उसमें मां जैसा प्यार मिलने लगा था। लिया ने अपना दर्द उससे बांटा, कैसे उसके दोस्तों ने पार्टी में उसके साथ गलत किया। वीडियो वायरल हुआ और उसी दिन बारिश में सबकी मौत हो गई, यहां तक कि उसकी मम्मी की भी। कैरन उसे दिलासा देती है और कहती है कि अब वो यहां सेफ है। वो लिया को एक रिचुअल के बारे में बताती है, एक सेरेमनी जिसमें हिस्सा लेने वाला ही इस घर का हिस्सा बनता है। लिया भावुक होकर तय करती है कि वो हमेशा के लिए यहीं रहेगी। रात में सेरेमनी शुरू होती है। सब लोग शामिल होते हैं सिवाय मार्टिन के। मार्टिन नीचे उस कमरे में जाता है जहां हर दिन मांस काटा जाता था। शुरुआत में सब नॉर्मल दिखता है, एक टेबल, कुछ टूल्स, एक फ्रीजर। लेकिन जैसे ही वो फ्रीजर खुलता है, उसके सामने एक इंसान की डेड बॉडी लटकी हुई होती है, बिल्कुल जानवर की तरह काटी गई। ये देखकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से और डर से कांपता हुआ ऊपर भागता है जहां सेरेमनी चल रही थी। अब सवाल यह था, क्या इस मैंशन का असली राज खुल पाएगा? क्या मार्टिन और बाकी लोग जिंदा बच पाएंगे? और क्या वे जीन को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें
सब्सक्राइब करें।